सियासत में हर लम्हे हालात बदलते रहते हैं और पाकिस्तान तो फिर वैसे ही अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। कभी एक मार्च निकल रही है, कभी दूसरी मार्च कैंसिल हो रही है, तब्दीलियां तो आती हैं, तब्दीलियां बहुत आती हैं पाकिस्तान की सियासत में। वक्त और इस वक्त जो है अगर हम बात करें आने वाले 3 महीनों को पाकिस्तानी सियासत के लिए बड़ा अहम करार दिया जा रहा है। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी यही कहा है कि अगले 3 माह उनकी हुकूमत के लिए अहम है, महंगाई को कंट्रोल करना होगा। दूसरी तरफ फिर अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए पुरजोश है। फरवरी और मार्च में लॉन्ग मार्च की भी तैयारियां हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात में कामयाबी के बाद जो अपोजिशन है उसकी खुद एतमादी काफ़ी बढ़ गई है। तो अगले 3 महीनों में ऐसा क्या कुछ होने वाला है, क्या बड़ा होने वाला है? क्या अपोजिशन की तहरीक एतमाद कामयाब हो सकती हैं? क्या हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं? इस हवाले से हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार गरीदा फ़ारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गरीदा। जी वालेकुम अस्सलाम अवैस और शिफा। फरीदा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो अगर हम आगाज़ करें और जिस फाइनेंस बिल के हवाले से जो कल असेंबली की कार्रवाई थी और उसके अंदर हम जब देखते हैं कि जी अपोजिशन बातें तो बहुत करती है कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन वो रोक नहीं सकते हुकूमत जो भी करना चाहे। तो फिर ऐसी बातों का क्या फ़ायदा कि आप कहें कि हाँ जी हम पास नहीं होने देंगे और ये गलत है। एट दी एंड होना तो वो ये जो हुकूमत ने चाहना है। देखिए, हुकूमत ने चाहना तो खैर एक दूसरी बात है, लेकिन असल बात है पार्लियामान के अंदर जब भी बिल पास होते हैं या खासतौर पे फाइनेंस बिल, तो उसके लिए अददी अक्सरियत जो इस वक्त पार्लियामान के दोनों हाउसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल है। अब इत्तेहादियों ने जिस तरह दरमियान में रुकावट डाली, इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात जो थे ये हमेशा पिछले कुछ अरसे से खास तौर पर आपने देखा, इससे पहले EVM का जो बिल आया, नैब के हवाले से जो तरमीम आई, तो इत्तेहादियों के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। यहाँ तक के जो EVM का ज्वाइंट सेशन था उस पे तो अपोजिशन का ये इल्जाम है कि वहां से कुछ खुफिया, कुछ नामालूम, कुछ खलाई फोन कॉल्स ऐसी आई जिनकी बुनियाद पे अपोजिशन के माजरत के साथ हुकूमत के इत्तेहादियों को इकट्ठा किया गया। लेकिन इन इल्जामात के साथ साथ आपको याद है PTI के अपने जो अरकान हैं, अरकान पार्लियामान, MNAs वगैरह, वो भी ये कहते हुए पाए गए कि जी हम आए नहीं, हमें तो लाया गया है। सो ये चीजें, ये रुकावटें हुकूमत को दरपेश थी, बावजूद इसके कि उसके पास अददी अक्सरियत पार्लियामान में हासिल है। लेकिन जिस तरह से इत्तेहादियों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया तो डामाडोल सिचुएशन तो नजर आ रही थी। और अपोजिशन की देखिए, ये जो आपने सवाल किया है, अपोजिशन की तो सियासी बयानबाजी चलती है और ये हर दौरे हुकूमत में होता है। चाहे नून लीग का दौर था तो उस वक्त की जो अपोजिशन थी पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो बजट के हवाले से इसी तरह का हंगामा करते थे। मुस्लिम लीग नून अपने दौर में, अगर मैं गलत नहीं हूं, 2 या 3 मिनी बजट वो भी लेके आई थी। उन्होंने भी इसको मईशत के लिए बड़ा अहम करार दिया था। बट एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट काउंट करता है एंड रिजल्ट मैटर करता है। रिजल्ट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिनी बजट अपना पास करवा लिया है। अब चंद महीनों के बाद दोबारा उसने अपना रेगुलर बजट लेके आना है। अब यही सारी वो सिचुएशन है। इसके साथ अगर आप क्लिप करें, अपोजिशन जिस तरह एकदम से जारहाना हुई है, शहबाज शरीफ एकदम से खुल के फ्रंट फुट पे आए हैं, आसिफ अली जरदारी जिस तरह से खुल के बातें कर रहे हैं, हुकूमत को जाना चाहिए। अभी 2-3 दिन पहले उनसे सवाल किया गया तहरीक अदम एतमाद या इन हाउस तब्दीली के बारे में, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल इन हाउस तब्दीली आनी चाहिए। अब इसमें जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून कभी भी तैयार नहीं होती थी तहरीक अदम एतमाद के लिए। पीपल्स पार्टी की हमेशा से ऑफर रही थी और PDM के टूटने की एक बड़ी वजह, पीपल्स पार्टी के निकाले जाने की एक बड़ी वजह यही थी कि मुस्लिम लीग नून को शक था, शुबा था कि जी हमारे पास तो नंबर्स नहीं है। लेकिन अब ये देखें कि हालात ने ऐसा पलटा खाया है कि वही मुस्लिम लीग नून कहती है कि जी हम इन हाउस तब्दीली तहरीक अदम एतमाद के लिए तैयार हैं। तो ये सही है, लेकिन इसमें वो वोट भी हम डाल सकते हैं क्या जो वजीर आजम साहब ने लिया था, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, उसकी क्या अहमियत होगी और क्या इतनी तब्दीली आ गई है सियासत के मंजरनामे पे कि अपोजिशन के पास वो नंबर्स चले गए हैं या जा सकते हैं, इम्कान है? देखिए, जहां तक मेरा ज़ाती ख्याल है कि इस वक्त इन हाउस तब्दीली किसी को भी सूट नहीं करती। ना वो हुकूमत को सूट करती है, ना वो अपोजिशन को सूट करती है, ना ही वो एस्टैब्लिशमेंट को और ना ही वो सबसे बढ़ के अवाम को सूट करती है। मैं यकीन रखती हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान को और किसी भी जमहूरी हुकूमत को आईनी मुद्दत पूरी करने दी जानी चाहिए।
और ठीक है, अदम एतमाद पार्लियामान के अंदर से तब्दीली एक आईनी जमहूरी हक है, लेकिन हुकूमत तब्दील करने का हतमी इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अवाम के पास वोट के जरिए से होना चाहिए। अब देखिए ना, पिछले सिर्फ 1.5-2 साल रह गए हैं, पौने 2 साल रह गए हुकूमत के पास। अब आखिरी जो 1 साल है वो तो वैसे ही MNAs MPAs हलकों में चले जाते हैं, वो आखिरी 1 साल इलेक्शन की तैयारियों का साल होता है। तो उससे 1 साल पहले सिर्फ इन हाउस तब्दीली के जरिए हुकूमत गिरा के ऑपोजिशन क्या हासिल कर लेगी? और इन हाउस तब्दीली किस किस्म की? क्या आप -1 चाहते हैं या आप -all चाहते हैं? -1 अगर चाहते हैं तो उसका फिर मुतबादिल क्या है? ऐसा मुतबादिल जो सबके लिए काबिल कबूल हो, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल हो। तो फिलहाल ऐसा कोई मुतबादिल नजर नहीं आता। शहबाज शरीफ एक बड़ी हद तक एस्टैब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल या आप ये कह लें कि एक्सेप्टेबल या फिजिबल ऑप्शन तो हैं, लेकिन उनके साथ जो बैगेज है नवाज शरीफ का वो बहुत बड़ा बैगेज है। अब ऐसा खैर वो एस्टैब्लिशमेंट भी यही कहती है और ये PMLN वाले भी कहते हैं कि कोई डील तो है नहीं, ना कोई डील होनी है, तो इसीलिए वो ये वाला मामला भी जो है वो लोग इधर उधर कर देते हैं। लेकिन मुझे मैं एक चीज मैं सिर्फ एक चीज की तरफ इशारा करना चाहूंगा कि ये अपोजिशन खुद कंफ्यूज है या आवाम को कंफ्यूज करना चाह रही है, क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद और इन हाउस तब्दीली, और दूसरी तरफ वो मार्चेस का भी ऐलान कर रहे हैं कि 23 मार्च को भी मार्च होगा, और वो फरवरी में पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं वो हम मार्च करेंगे। तो ये क्या बात हुई? ये तो 2 अलग अलग बातें, खुला तजाद है ये तो। देखिए ये मैं आपको बताऊं, सीधी सीधी खरी बात है कि ये सारा इलेक्शन की तैयारियां हैं और अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ है, अपने स्ट्रीट पावर का शो है, अपने वर्कर्स को मोबिलाइज करने का। इसका हतमी मकसद कतन हुकूमत गिराना नहीं है, ना ही लॉन्ग मार्चेस से हुकूमत गिरती है। हाँ, ये है कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर जो है वो अच्छा खासा, बिल्कुल आखिरी, मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की कि आखिरी 1.5-2 साल हैं, इसमें अगर हुकूमत पे प्रेशर बिल्ड होता है और अपोजिशन जमातें अपने वोटर्स को मोबिलाइज कर लेती हैं और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वोटर को कंफ्यूज कर देती हैं या उसके वोटर को सोचने पे मजबूर कर देती हैं, खास तौर पे महंगाई की जो सूरत हाल है। अब जो हमारी जो गुफ्तगू होती है, मेरी जो गुफ्तगू होती है तमाम सियासतदानों से, ऑफ द रिकॉर्ड भी ऑन द रिकॉर्ड भी, तो वो सब यही इस बात का इजहार करते हैं कि जी हम आएंगे, लॉन्ग मार्च लेके आ जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर बैठेंगे नहीं। मिसाल के तौर पे आप मौलाना का लॉन्ग मार्च ले लें, अगर वो 23 मार्च को आते हैं तो 1 या 2 अप्रैल तक तो रमजान का आगाज हो जाएगा और मौलाना फजल रहमान को तो वापस जाना है। जाहिर है उनके मदारिस के जो तलबा हैं, जाहिर है सबने अपना रमजान जो है बेहतरीन अंदाज में जो है वो उसको अंजाम देना होता है। सो ज्यादा से ज्यादा जो मेरे पास इस वक्त खबर है कि 23 को आएंगे, 25-26 तक मौलाना भी यहाँ से उठ के चले जाएंगे और वो अपना सिर्फ शो ऑफ पावर करेंगे। यही सूरत हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ होगी कि वो कराची से लेके, लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक जब पहुंचेगी और साथ वो जिस तरह से छोटी जमातों को लाइक ANP को या बाकी जो इलाकाई जमातें हैं उनको मिला रही है, तो ये स्ट्रीट पावर का इजहार होगा। हुकूमत को अंडर प्रेशर लाने का एक तरीका होगा, इलेक्शन से पहले मोबिलाइज करना होगा अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को। तो ये इसके बेसिक मकासद होंगे। ना पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च से हुकूमत गिरेगी, ना मौलाना PDM के लॉन्ग मार्च से हुकूमत गिरेगी। ये सिर्फ एक मोबिलाइज कर। फिर आप एक और चीज बड़ी जहन में रखें, मुझे तो ये जो 23 मार्च वाला मार्च है ये होता हुआ नजर नहीं आता PDM। अच्छा। आप एक चीज बड़ी जहन में रखें, कोई भी वजूहात इसकी हो सकती है, सिक्योरिटी हो सकती है या फिर बल्दियाती इंतखाबात भी वजह हो सकते हैं। देखिए मार्च अप्रैल की तारीखें आ रही हैं कि पंजाब में शायद बल्दियाती इंतखाबात हो जाएं, यही तारीखें आ रही हैं कि सिंध में भी हो जाए शायद बल्दियाती इंतखाबात, और यही तारीखें आ रही हैं खैबर पख्तूनख्वा के फेज 2 की भी। तो अगर एक तरफ बल्दियाती इंतखाबात हैं, दूसरी तरफ रमजान की आमद है, तो इस सारी सूरत हाल में किस तरह से ये लॉन्ग मार्च सस्टेन कर सकेंगे? तो हो सकता है। अच्छा, ये तो आपने पोस्टमार्टम किया है ऑपोजिशन का, और ये बड़ा कमाल पोस्टमार्टम था। मुझे वो याद आ गया, वो एक साहब हैं, उनकी वीडियोस में देख रहा हूँ, वो रिलीजियसली वो जो है वो कुछ डिस्क्रिप्शन करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों की, तो वो अक्सर कहते हैं सब कहानियाँ हैं, सब कहानियाँ हैं, ये सब कहानियां, कुछ नहीं होना है, कोई नहीं जा रही हुकूमत, इसका मतलब ये है। ये आपने अच्छा ऑपोजिशन का जो है वो तिया पांचा किया है इनकी PDM और मार्चेस का, लेकिन अब हुकूमत के तिया पांचे की तरफ आते हैं। अब क्योंकि वजीर आजम की टीम की तरफ से भी ये बातें आ रही हैं कि भाई 3 महीने जो है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बिल्कुल कि ये 3 महीने जो है ये अहम है, और बेसिकली वो अपनी टीम को तो ऑन द टोज रखना चाह रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली किस तरफ इशारा कर रही है उनकी ये स्टेटमेंट, उनके लिए कैसे अहम है ये 3 महीने?
دیکھیے مجھے لگتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو بھی پتا ہے کہ فی الحال ان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. فی الحال کم از کم 2023 تک وزیر اعظم عمران خان کا کوئی امیڈیٹ متبادل نہیں ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی قابل قبول ہو, اور اسٹیبلشمنٹ بھی فی الحال کوئی ایسا ایڈونچر نہیں کرنا چاہتی کہ امیڈیٹلی گرا کر, اور نہ ہی وہ اتنی زیادہ کوئی تنگ ہے. پچھلے کچھ عرصے میں, پچھلے کچھ مہینوں میں, خاص طور پہ DGISI کی تقرری کو لے کے, جس پر میں نے پھر وہ ٹویٹ کر کے نوٹیفیکیشن کی خبر بھی دی, جس پر مجھے بہت بڑا اس کا ایک بوجھ بھی سہنا, بہت بڑا بوجھ اس کا مجھے سہنا پڑا, اور کیا کچھ سہنا پڑا وہ کسی اور پروگرام میں آپ سے ڈسکس کریں گے. لیکن بہرحال یہ چند ایک ہکپس تو آئے تھے, چند ایک رکاوٹیں آئی تھی, لیکن اس کے باوجود اتنی کوئی اسٹیبلشمنٹ زیادہ تنگ نہیں ہے عمران خان سے بطور وزیر اعظم. مہنگائی کی صورتحال, معیشت کی صورتحال, ڈیفینیٹلی اس کا بوجھ پڑتا ہے دفاعی ضروریات پہ اور نیشنل سیکیورٹی پہ, بٹ اسٹل میں نے جیسے پہلے آپ سے گزارش کی کہ 1.5-2 سال ہے, سب لوگ کسی نہ کسی طرح کھینچ تان کے رو پیٹ کے اس کو نکال ہی لیں گے, چاہے وہ حکومت ہو, چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے اپوزیشن ہو, چاہے عوام ہو, سب اس کو نکال لیں گے. وزیر اعظم صاحب نے 3 مہینے امپورٹنٹ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اپوزیشن تیاریاں کر رہی ہے, ان کو خبریں بھی ہیں, ان تک ادارے خبریں بھی پہنچاتے ہیں کہ نو کانفیڈنس کی ہلکی پھلکی کوئی کوشش سٹارٹ ہو رہی ہے. پھر آپ دیکھیں پچھلے کچھ عرصے میں جب وزیر اعظم نے یہ بیان دیا, انہی دنوں میں ایک بازگشت تھی نواز شریف کے واپسی کی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا پریشر تھا, اور اتنا بڑا پریشر تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے خود کہہ دیا اجلاس میں پارٹی کے کہ نواز شریف کیسے آ سکتے ہیں واپس, وہ تو مجرم ہیں, وہ تو واپس آئیں گے ان کو جیل ہوگی, وہ کیسے 30 سے 4تھی بار وزیر اعظم بن سکتے ہیں, وہ تو مجرم ہیں. یعنی کہ یہ اس حد تک پریشر تھا کہ وزیر اعظم خود یہ بات بولنے پہ مجبور ہو گئے. بٹ اس کے بعد آپ کو پتا ہے بہت سا پانی پلوں کے نیچے سے بہہ چکا ہے. خود بہت سے لوگوں نے, پاکستان مسلم لیگ نون کے شاہد خاقان صاحب نے میرے پروگرام میں, انہوں نے واضح کہہ دیا نواز شریف واپس نہیں آ رہے. اس کے بعد چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں کہ نواز شریف واپس نہیں آ رہے, تو کچھ نہ کچھ پریشر لفٹ ہوا ہوگا وزیر اعظم عمران خان کے اوپر سے بھی. اور 3 مہینے آپ کی بات درست ہے کہ وہ اپنے وزراء کو ان کے ٹوز پر رکھنا چاہتے ہیں کارکردگی کے حوالے سے. مہنگائی کی صورتحال سب سے بڑا درد سر ہے وزیر اعظم عمران خان کے لیے. اپوزیشن کے لانگ مارچز اس وقت, میں نے تو آپ کو اپنا انالیسس دے دیا کہ ہوں گے نہیں ہوں گے, ہوں گے تو کس صورتحال میں ہوں گے, لولے لنگڑے ہوں گے, کس قسم کے ہوں گے. لیکن بہرحال جو بھی مارچ ہو وہ کچھ نہ کچھ حکومت پہ پریشر تو ڈالتا ہی ہے. تو ان سارے پریشرز کو لے کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اگلے 3 مہینے بہت اہم ہیں. اینڈ کیپ ان مائنڈ کہ یہ جب وزیر اعظم نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اس وقت KP کے فرسٹ فیز کے الیکشنز کا رزلٹ آ چکا تھا. تو وزیر اعظم اس سے بھی بہت مایوس ہیں, کیونکہ اگلے 3 مہینوں میں نے پہلے آپ سے گزارش کی, مارچ اپریل میں ہو سکتا ہے پنجاب میں بھی, اور KP کا دوسرا فیز, اور سندھ کا لوکل گورنمنٹ. اور KP کے دوسرے فیز میں اگر پہلے فیز والی حالت ہوئی جو کہ لگ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہی ہوگا جو پہلے فیز میں ہوا ہے, یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ برا ہو. اور پنجاب کی صورتحال ہم سب جانتے ہیں. مجھے صرف یہ جملہ مکمل کرنے دیں, پنجاب میں بلدیاتی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو جو مار پڑے گی وہ آپ بھی دیکھیں گے اور پورا زمانہ دیکھے گا. تو یہ اسی لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہ سب چیزیں ہیں جن کی بنیاد پہ ان کو ایک خدشہ ہے یا ان کے لیے تحفظات ہیں کہ اگلے 3 مہینے بہت امپورٹنٹ ہے. جی اویس. صحیح. اچھا, اب یہ جو بات آپ نے KP کے الیکشنز کی بلدیاتی الیکشنز کی, جب یہ الیکشنز ہوئے, ان کا نتیجہ سامنے آیا تو JUI والے تو بڑے خوش تھے کہ جی دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے. تو وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی نیوٹرلٹی کا جو وہ ایک پرچار کر رہے تھے, اب واقعی کیا اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل کہہ سکتے ہیں یا پھر ابھی نہیں؟ انہوں نے بھی سلیکٹ ہی کر لیا فی الحال, فار ا وائل فضل الرحمان صاحب کو سلیکٹ کر لیا. دیکھیے خیبر پختونخوا کی صورتحال کو خاص طور پہ جو داخلی سلامتی کی اور بیرونی سلامتی کی ہے وہ افغانستان سے جڑی ہوئی ہے. اور اس وقت جو افغانستان کے صورتحال ہے اور مولانا فضل الرحمان کو جو سمپتی کا ایک ووٹ ملا ہے وہ ڈیفینیٹلی اپنی جگہ پہ برقرار ہے. لیکن ایک چیز تو کم از کم واضح ہو گئی ہے خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن کے فرسٹ فیز میں کہ نہ تو اپوزیشن نے دھاندلی کا الزام لگایا, نہ اپوزیشن نے اسٹیبلشمنٹ کی دخل اندازی کا الزام لگایا, اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف نے دھاندلی کا الزام لگایا. یہ PTI کے ایک کریڈٹ پر جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی شکست تسلیم کی, ورنہ ہوتا تو یہ ہے اگر یہاں پر کوئی اور جماعت ہوتی حکمران تو ڈیفینیٹلی وہ دھاندلی کا الزام لگاتی. لیکن جس طرح سے اپوزیشن مسلسل اسٹیبلشمنٹ کو رگڑا لگا رہی ہے پچھلے 3-3.5 سالوں سے, تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں سے پھر آپ جیت گئے وہاں پر پھر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جاتی ہے, وہاں پر پھر اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ وہی کہانیاں ہیں, سب کہانیاں ہیں.
ये अपोजिशन के अपने दावों पर भी। और फिर दूसरी बात ये है कि पिछले 3-3.5 सालों में अपोजिशन में से कितने लोग गए हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, या कितने गए हैं इलेक्शन कमीशन में धांधली के इल्जामात लेके 0 केसेस गए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान साहब की जमात की तरफ से। सो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। और जो मौलाना फजल रहमान का जीतना है केपी के इलेक्शन में, डेफिनेटली उसमें अफगानिस्तान का जो एक वेव है वहां के एलिमेंट वो डेफिनेटली मैटर करती है। लेकिन महंगाई, बैड गवर्नेंस, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का बिल्कुल एक लेम वज़ीर आला के तौर पे वहां पे ऑपरेट करना, ये प्लस ही माइनस कराएंगे गरीदा, मैं बता रही हूँ, ये प्लस ही माइनस कराएंगे। अच्छा, सिर्फ आखिर में जाते जाते एक चीज, वसीम अकरम प्लस का हाल देखेंगे, वो फिर वसीम अकरम साहब एक अलग मामला है। यस, मैं सिर्फ एक आखिरी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, मुख्तसरन ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि वो जो पीपल्स पार्टी और PMLN की मंगनी जो टूटी थी, वो दोबारा उसका रिश्ता होने की आपको कोई उम्मीद नज़र आ रही है? ये सवाल तो आसिफ अली ज़रदारी से कल परसों हुआ था, तो उन्होंने कह दिया था कि हम बिल्कुल PDM में वापस नहीं आएंगे। और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जहां तक शहबाज शरीफ के साथ राब्तों का ताल्लुक है, तो वो बिलावल भुट्टो से अभी 2 दिन पहले उनकी मुलाकात हुई है और मजीद मुलाकातें उनकी आइंदा भी होती रहेंगी। नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान वापस आ जाते हैं तो फिर उनका ज़ाहिर आसिफ अली ज़रदारी से राब्ता रहेगा। लेकिन मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के रवाबित जो हैं वो मुझे अगले कुछ अरसे तक, कम अज कम इलेक्शन तक तो बहाल होते नजर नहीं आते, क्योंकि दोनों के दरमियान जो एक कोल्ड वॉर खासतौर पे ट्विटर पे चली थी, सो दोनों तरफ एक काफी सर्द महरी और काफी बर्फ जो है वो पड़ चुकी है। लेकिन जब इलेक्शन आएगा तो फिर जाहिर है नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ ही इलेक्शन में जाएंगे और उनके वोटर भी, उनके सपोर्टर भी एक दूसरे के खिलाफ ही ऑपोजिशन करेंगे। सो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा अपेरेंटली पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में नून लीग शामिल हो जाएगी या नून वाले PDM वाले लॉन्ग मार्च में पीपल्स पार्टी शामिल हो जाएगी। फिलहाल कोई इतना बड़ा मुझे इत्तेहाद नजर नहीं आता पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन शहबाज और बिलावल भुट्टो जो हैं वो आपको पता है कि वो हैंड इन हैंड होते हैं, हैंड इन ग्लव्स होते हैं। और मिनी बजट के हवाले से भी दोनों ने बड़ी जबरदस्त तकरीरें की, बड़ा टफ टाइम दिया, कारकुनान को बाहर इकट्ठा कर लिया। तो पार्लियामेंट के अंदर की हद तक तो जाहिर है वो सब अपोजिशन जमातों की मजबूरी है, वो आपस में कोऑपरेट रखेंगी। लेकिन सड़कों पर आकर अपोजिशन जमातें खासतौर पे नून और पीपल्स पार्टी इकट्ठी हो जाएं, ये अभी दूर की बात है, हनूज दिल्ली दूरस्त। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। गरीदा फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और अपना एनालिसिस दे रही थी। मुद्दा यही है, कहानियां है जी, सब कहानियां हैं बिल्कुल। लेकिन वो प्लस माइनस और हनूज दिल्ली दूरस्त। नाजरीन, ये 3-4 जो है इस सेगमेंट के टेक होम्स थे फॉर ऑल ऑफ यू।